हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, और ये मेरा पार्ट 15 है। इसी तरह हम लोग कई प्रीवियस पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हर एक पार्ट में मैंने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कार्य की मात्रक है, यानी कि वर्क की यूनिट क्या होती है ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जूल। ठीक है, कार्य का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होता है, क्या होता है जी? जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है, किसकी इकाई है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जो है ये एक डिस्टेंस की मेजर करने की इकाई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दूरी, यानी कि डिस्टेंस मेजर करने की एक यूनिट है, एक इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट है पारसेक इकाई है। तो पारसेक भी जो इकाई है ये भी एक डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दूरी की। ठीक है, यानी डिस्टेंस मेजर करने की ये भी एक इकाई है। ठीक है, ओके, अब देखिए यहाँ ये जो है प्रकाश वर्ष, ये पारसेक है, ये सभी के सभी जो लंबी दूरी मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि खगोलीय दूरी। ओके, जैसे पृथ्वी से सूर्य कितने किलोमीटर पर है, चंद्रमा से पृथ्वी कितने किलोमीटर पे है, यानी कि बहुत ही लंबे डिस्टेंस मेजर करने के लिए ये सभी इकाई, ये सभी जो है यूज किए जाते हैं। ठीक है, ओके, यानी कि यहाँ पे आप समझ सकते हो ये जो होता है ना, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ओके, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 पावर 12 किलोमीटर। ओके, समझ सकते हो ये कितना होता है, बड़ा एक इकाई बराबर इतना लंबा होता है, तो समझ सकते हो ये कितना डिस्टेंस मेजर कर सकता है। ठीक है, अब एक पारसेक बराबर जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, यानी कि प्रकाश वर्ष का 3 गुना से भी कहीं ज्यादा है। ओके, आप समझ सकते हो कि ये, यानी कि पारसेक जो है प्रकाश वर्ष से भी कहीं गुना ज्यादा जो है डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश वर्ष जो है ये जो है पारसेक से छोटी इकाई मेजर कर सकता है। ठीक है, यानी कि पारसेक जो है प्रकाश वर्ष से 3 गुना से भी ज्यादा डिस्टेंस मेजर कर सकता है। इससे तो यही पता चल रहा है, राइट, क्योंकि ये एक पारसेक बराबर होता है 3.26। अच्छा, इसे 3 ही मान करके हम चलते हैं तो 3 गुना तो बोल सकते हैं ये, राइट, यानी प्रकाश वर्ष का 3 गुना दूरी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है पारसेक, यानी पारसेक और भी लंबी डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब का मात्रक है, यानी कि प्रेशर का क्या यूनिट है। ठीक है, तो प्रेशर का यूनिट है पास्कल। क्या है? पास्कल। ठीक है, प्रेशर यानी कि दाब का जो यूनिट है, इकाई है, वो पास्कल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैंडेला। ठीक है, अब देखिए ज्योति तीव्रता मतलब क्या होता है। ओके, जैसे मैं आपने एक लैंप लिया, ठीक है, लैंप लिया, एक आपने टॉर्च लिया, टॉर्च, बढ़िया वाला टॉर्च। ठीक है, ओके, अब जब बताइए सबसे ज्यादा चमक कौन देगा, सबसे ज्यादा रोशनी कौन देगा, चमक यानी रोशनी कौन देगा? आप कहोगे कि टॉर्च ज्यादा रोशनी देगा, यानी कि आप कह सकते हो कि इसकी जो ज्योति तीव्रता है टॉर्च की, ये बड़ा है किससे? लैंप की ज्योति तीव्रता से ये बड़ा है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो इस तरह। ठीक है, यानी कि जिसकी ज्यादा रोशनी होगी, चमक होगी, उसका ज्योति तीव्रता उतना ही ज्यादा कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो लागू की गई थी 1971 में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1971 में लागू की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत यानी कि करंट की इकाई क्या है? एम्पियर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एम्पियर। ओके, चलिए एम्पियर का सिंबल आई भी होता है, ओके, और ए भी होता है। ठीक है, ओके, आई भी होता है, ए भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एएसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होता है। ओके, लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर जो है विद्युत धारा मापने की इकाई है। क्या मापने की इकाई है? विद्युत धारा, यानी कि करंट, आप जिसे हिंदी में इंग्लिश में करंट कहते हो। ठीक है, तो विद्युत धारा यानी कि करंट, ऑप्शंस में विद्युत धारा लिखा हुआ रहे या फिर करंट लिखा हुआ रहे, बात एक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, रॉकेट किस के सिद्धांत पर कार्य करता है? ओके, रॉकेट जो है संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ओके, किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है आपका रॉकेट। ओके, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, यानी कि ये भी पूछा जा सकता था कि रॉकेट जो है न्यूटन के किस नियम को फॉलो करता है, किस नियम पे ये लागू होता है, तो हो जाएगा न्यूटन के 3rd नियम पे। ओके, क्योंकि ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पास्कल इकाई है। ओके, मैंने अभी आपको बताया था दाब की इकाई पास्कल होता है। ठीक है, तो पास्कल दाब की इकाई हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रेशर की इकाई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दाब की इकाई है पास्कल। ठीक है,
क्यूसेक से क्या मापा जाता है जी? क्यूसेक से जो है ना जल की बहाव, ओके, यानी कि आप नदियों में देखते होंगे जल बहुत ही ज़्यादा बहाव में जा रहा होता है, ठीक है, ओके, तो जल की बहाव मेजर करने के लिए जो है क्यूसेक का यूज किया जाता है, यानी कि उसकी बहाव कितनी थी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ओके, तो प्लवन का नियम जो है ये संबंधित है आर्किमिडीज के नियम से, ठीक है, तो प्लवन का नियम, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है जी? अपकेंद्रीय बल यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है, ठीक है, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण संभव है? तो जल का तैरना ये न्यूटन के तृतीय नियम को फॉलो करता है, ठीक है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या था? जितना आप बल लगाओगे उसके अपोजिट उतना बल लगता है, ठीक है, ओके, यही तृतीय नियम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रम जो है फ्रीक्वेंसी मापने की एक इकाई है, ठीक है, यानी कि तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई है, जिसे इंग्लिश में जो है फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य मापने की, मेजर करने की इकाई एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बर्नौली थ्योरम आधारित है, किस पे आधारित है? तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है जी? ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? आप बर्फ एकदम पूरा उससे दाब लगा रहे हो, ठीक, उस पर पूरा प्रेशर लगा रहे हो, तो क्या होगा? वो उसका जो गलनांक है, गलने की जो स्थिति है वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी? तो घट जाएगी, ठीक है। जितना दाब आप लगाओगे उस बर्फ की गलने की जो समय है वो क्या होगी? घट जाएगी, ओके, कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, किसी मानव के शरीर का सामान्य तापक्रम, सामान्य टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? यानी कि हर एक मनुष्य के में, ठीक है, यानी उसको किसी भी चीज़ से ग्रसित ना हो, ठीक है, तो होता है 98 डिग्री, आप कह सकते हो 98 डिग्री होता है, ठीक है, ओके। यही अगर जो सेल्सियस में कहेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस कहेंगे, फ़ारेनहाइट में कहेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी कि इसे अप्रोक्स में 98 डिग्री हम कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये सभी के सभी जो है फ़ारेनहाइट में, ऑप्शंस में जो है फ़ारेनहाइट में ये इकाई दिए हुए हैं, ठीक है, फ़ारेनहाइट में दिए हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा किस में दिया हुआ है? फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, ठीक है, ओके, सेल्सियस में नहीं दिया हुआ है, ओके। सेल्सियस किसी मानव का सामान्यतम टेम्परेचर जो होता है शरीर का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, लेकिन फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि लगभग में इसे हम 98 डिग्री कह सकते हैं, 98 डिग्री हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक सिल्वर है, यानी कि चांदी है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है जी? चांदी है, यानी कि सिल्वर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ठोस कपूर से ठोस वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहलाता है? तो ठोस कपूर से ठोस वाष्प ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है जी? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होगी? तो इन 4 ऑप्शंस में से इस्पात में सबसे ज़्यादा जो है साउंड की जो है वेव होगी, ठीक है, साउंड की जो चाल है, स्पीड जो होगी सबसे ज़्यादा किस में होगी जी? इस्पात में होगी, ठीक है। नेक्स्ट है डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ये साउंड से संबंधित है, यानी कि ध्वनि से संबंधित है, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? तो साउंड से रिलेटेड है, साउंड से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ओके, तो दूरबीन का जो आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने किया था, ठीक है, गुटेनबर्ग, ओके, गुटेनबर्ग नामक साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ओके। आप ले लो, कोई भी बाल्टी ले लो, उसमें पानी भरो, आपको लगेगा कि उसकी जो हाइट है, ओके, उसकी पेंदी की जो हाइट है, पानी भरने के बाद वो हाइट आपको लगेगा कुछ बहुत ही कम है, ठीक है, ओके, ये आपको प्रतीत होगा। तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ओके। अगर आप क्या करो, पानी में सिक्का डाल दो, तो ये सिक्का भी महसूस होगा कि ये काफ़ी ऊपर है,
ये काफ़ी ऊपर है, यानी कि हम थोड़ा सा हाथ डालेंगे तो सिक्का को हम टच कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, ये भी होता है प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति कार्य करता है, किसकी भांति व्यवहार बिहेवियर ये इसका कैसा रहता है। जल में आप बुलबुला देखे होंगे, ठीक है, तो ये किसका व्यवहार रहता है, किस तरह के व्यवहार ये बिहेवियर ये करता है। ठीक है, तो इसका बिहेवियर रहता है अवतल लेंस के जैसा। कैसा रहता है जी, अवतल लेंस के जैसा, कॉनकेव लेंस के जैसा। ठीक है, इसका व्यवहार रहता है कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस के जैसा। ठीक है, आपने देखा होगा बुलबुला, पानी में बुलबुला। ठीक है, तो ये बुलबुला जो है अवतल लेंस की तरह ये वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट है त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया। त्वरित चालक का आविष्कार जो किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए त्वरित चालक क्या होता है, देखिए समझिएगा। देखिए त्वरित चालक जिसे इंग्लिश में लाइटनिंग रोड या फिर इसी को लाइटनिंग कंडक्टर भी कहते हैं। ओके, ये एक धातु की चालक छड़ होती है जिससे ऊंचे भवनों की छत पर आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। ओके, यानी कि आप लोग देखते होंगे कहते हैं, क्या बोलते हैं, बिजली गिरना, आकाश का बिजली गिरना, आसमान में बिजली कड़कना। ठीक है, तो वो जो है जितना हाइट रहता है उस हाइट पे जल्दी वो गिरता है। ठीक है, ओके, इसीलिए कहा जाता है कि जब बिजली चमक रही हो तो ज़्यादा हाइट पे आप खड़ा मत रहो। जैसे कि वृक्ष हो गया, वृक्ष का हाइट सबसे ज़्यादा होता है, हो सकता है वो वृक्ष पे ही गिरेगा, ये तो तय है। अगर वहाँ पे सबसे जो ज़्यादा हाइट है उसी पे बिजली जो है गिरेगा। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा बिजली जब कड़क रही हो तो ज़्यादा जो है हाइट पे आप उस जगह पे मत रहो जिसका हाइट सबसे ज़्यादा है। ओके, तो इसलिए जो है छत पे जो है सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे जो है छड़ लगा दिया जाता है, जो कि कॉपर का छड़ रहता है। ठीक है, यानी कि तांबा का। ठीक है, ओके, तो उसी से बचने के लिए जो है इसका जो है यूज किया जाता है। ये नुकीला होता है, नुकीला लगा दिया जाता है, नुकीला। ठीक है, और ये भवन के सबसे ऊपरी हिस्से पर लगाया जाता है। ठीक है, ताकि वो वहीं पे जाकर के समाप्त हो जाए। ओके, नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो है गॉस है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है जी, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है, किस प्रोसेस से संबंधित है। तो फैराडे का नियम जो है इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। ठीक है, फैराडे का नियम किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड करता है जी, तो इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।